Today, I welcome all of you to online webinar series of Al Sadiq of Islamic Banking and Takaful. For this session, we are honored and privileged to have Dr. Syed Asim Ali Bukhari, SVP and Head ESG Bank of Punjab. His experience in banking services spans diverse area of banking, operations, audit, ESRM, system and green product development. He has authorized more than 1770 articles in international journals and English newspaper. Please welcome and over to you, Asim. Yeah, thank you so much. I am thankful to Al Sadiq Institute for the invitations and arranging this very emerging concept on green banking. So, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं. माय नेम इज डॉक्टर जिस तरह आबिद साहब थे, आई डोंट नो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल सादिक इंस्टीट्यूट से. तो इसी तरह मेरा बैंकर हबीब में भी एक्सपीरियंस रहा और मुख्तलिफ बैंकों में मैंने काम किया हुआ ग्रीन बैंकिंग के हवाले से. आजकल मैं एसवीपी यूनिट हेड ईएसजी बैंक ऑफ पंजाब में हूँ. सो आज ये ऐसा कंसेप्ट है कि आप लोग सब लोग सुन रहे होंगे इस चीज़ के बारे में कि बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, और वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, और रिसोर्स डिग्रेडेशन और इस तरह के मामला. तो आप काफ़ी टर्मिनोलॉजी आप सुनने में आपकी आ रही होगी. सॉरी टू से कि मेरी वीडियो में थोड़ा कैमरे में थोड़ा सा मसला आ गया, इसलिए वीडियो आज शायद ऑन ना हो सके. तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अनएबल है कैमरा, कोई समझ नहीं आ रही कि कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई है. तो सॉरी इस चीज़ के लिए. ओके. तो आज जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि हर आप लोग सुन रहे होंगे इस चीज़ के बारे में कि क्लाइमेट चेंज और ये फ्लड और इस तरह के मामला सारे आपकी नॉलेज में चीज़ें आ रही होंगी. पिछले कुछ साल, 1.5 साल से इस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मीडिया भी और एवरी स्टेक होल्डर इसके बारे में बात कर रहे हैं. बताता चलूँ कि जो एज अ एकेडमिक मेरी पीएचडी होने के साथ साथ मैं कुछ आर्टिकल्स हैं जो जनरल आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ जो इंटरनेशनली तौर पे मेरे पब्लिश हुए हैं. ये 9 से 10 के करीब हैं. तो इसके साथ साथ मैं अखबार में ग्रीन मैनेजमेंट और ग्रीन बैंकिंग के हवाले से कुछ आर्टिकल्स भी वो लिखता रहता हूँ. कोई सजेशंस, कोई न्यू थीम पे बात वो करता हूँ. इस तरह मेरे 17, जिस तरह उन्होंने पहले बताया कि 17, मोर देन 17 मेरे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुके हैं. क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट है ग्रीन बैंकिंग का वो आज के सेशन में वो समझा सकूं. क्योंकि 1 आवर का हमारा सिर्फ सेशन है. ये टॉपिक इतना लंबा है, इस पे 2 दिन भी फुल डे भी बात की जाए वो भी कम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई सब इमर्जिंग कंसेप्ट आ चुके हैं. आज जो हमारी ट्रेनिंग की आउटलाइन होगी आप उसको, आज हम हिस्ट्री ऑफ ग्रीन बैंकिंग में बात करेंगे. इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन बैंकिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर ग्रीन बैंकिंग अडॉप्शन इंटरनेशनली और पाकिस्तान की परस्पेक्टिव, इस जो स्टेट बैंक ने 2017 में इशू की है उस पर थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफली उधर बताऊंगा. देन फिर आपको ग्रीन बैंकिंग अडॉप्शन चैलेंजेस, इसके बैरियर क्या है, पाकिस्तान में क्या डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं इस चीज़ के बारे में. फिर ग्रीन बैंकिंग या ग्रीन फाइनेंसिंग या ग्रीन बिजनेस फैसिलिटेशन के हवाले हवाले से पाकिस्तान में और इंटरनेशनली तौर पे क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? Yes, we can जी जी आ hear रही है you. आपकी आवाज. जी जी. जी जिस तरह मैंने पहले, आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है, शारजा तक अच्छी आ रही है. चले थैंक यू जी. आप शारजा से माशाल्लाह जी, गुड हो गया. अच्छा, जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एवरीवन टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज. सो ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आना कब से स्टार्ट हुआ? जब 80 से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, रेवोल्यूशन 1, 2, 3, 4 एंड देन अब 5 की तरफ मूव कर गए हैं. उसमें क्या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, हमने लगाते गए इंडस्ट्रीज. तो हमने कार्बन एमिशंस या ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हमने कोई अल्टरनेट, कोई ट्रीटमेंट नहीं ढूंढा, हम वैसे इंडस्ट्रीज ही लगाते चले गए. आप जिस तरह आप ग्राफ देख रहे होंगे कि ये आपकी जो प्लैनेट या अर्थ आपकी इफेक्ट होना शुरू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो
1950 के बाद देखें बहुत फास्टली एकदम क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। इससे क्या हुआ कि आपकी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसी पैटर्न से हम लोग चल रहे थे, सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और सारा कुछ हो रहा था। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ बॉडीज ने इसमें टेकिंग द एक्शन टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इमिशंस। तो इसमें मुख्तलिफ रिसर्चर्स, मुख्तलिफ इंटरनेशनल बॉडीज इसमें रिसर्च करना शुरू की। जिस तरह WHO ने कहा कि 2030 से लेकर 2050 तक 250 एडिशनल जो हमारी अमवात होंगी वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होंगी। फिगर्स तो वैसे वो लगती है कि 2.5 लाख 20 साल में अगर कोई लोग फौत हो जाते हैं या दुनिया से वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कोविड-19 को ज़हन में रखें तो इस चीज़ में आप देखेंगे कि जैसे ही ये उसमें मे भी कोई 5 to 7 मिलियन के करीब अनफॉर्चुनेटली लोग कोविड-19 का शिकार हुए, तो इस तरह वो दुनिया से चले गए। तो पूरी की पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज हो गया। इवन आपका वर्किंग पैटर्न और सारा रोजमर्रा की जिंदगी आपकी चेंज होके रह गई। इसलिए आप देखेंगे मुख्तलिफ स्टडीज आपको आ रही होंगी, हर रिसर्चर इस चीज पे बात कर रहा होगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि बिजनेस की वजह से या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसी तरह अगर आप देखें जो हम ग्लोबली तौर पे हमें 4 से 4 बिलियन US डॉलर हम पर ईयर बियर कर रहे हैं सिर्फ इस एनवायरनमेंट इशू की वजह से। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हम बियर कर रहे हैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया 4 बिलियन US डॉलर का डैमेज हो रहा है पूरी दुनिया को। इसी तरह अगर आप देखें हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से, आपको जैसे लाहौर के अगर लोग कोई बिलोंग कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, यहाँ स्मोक के, कराची में भी स्मोक बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लाहौर में भी स्मोक ज़्यादा है। इश्यूज ये आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह एक स्टडी कहती है कि आने वाले हर साल में 5 मिलियन के करीब लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से अफेक्ट होंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि हर साल इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है 14 बिलियन पाउंड हम हर साल हम ऑप्शंस में फेंकते जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा कि पिछले साल कोप हुई, कोप में प्लास्टिक फ्री का एक थीम वो रखा गया कि हम प्लास्टिक फ्री दुनिया को बनाएंगे, और इसमें ऑप्शंस के बारे में भी, मेहरीन लाइफ के बारे में भी काफी बात होना शुरू हो गई। और हर साल हम कितने मिलियंस ऑफ टन हम प्लास्टिक ऑक्शन में डाल रहे हैं। अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहा है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी आप देखें, दोनों ही साइड से हम अफेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह आप 2018-19 से पाकिस्तान की जो पोजीशन है एयर क्वालिटी के हवाले से, एडवर्स एयर क्वालिटी के हवाले से, हम हमेशा हमेशा दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे होते हैं। इट मीन्स हमने इस चीज के बारे में अभी कोई मेजर्स नहीं लिए। एक स्टडी कहती है कि आने वाले 30 सालों में, कमिंग 25 या 2050 तक, पाकिस्तान की 25% पॉपुलेशन ऐसे एरियाज में आजकल लोग जहां रह रहे हैं वो जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू हीट वेव्स, इसकी वजह से। अब आप 49 मिलियन के करीब बनते हैं लोग। जब ये आप अक्सर आप जा रहे होंगे, अक्सर आप लोग देखते हैं कि यार ये किसी दौर में यहाँ लोग रहते थे, तो वो क्लाइमेट चेंज होता था आराम, सदियां वो लगती थी क्लाइमेट चेंज होने में, इस जगह को अफेक्ट होने में। लेकिन आजकल जितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो मुझे जो लगता है कि 250 से पहले ही मेरे ख्याल से आपको याद होगा 2 साल पहले जैकबाबाद में 54 टेम्परेचर वो चला गया था। अगर इसी तरह अगर कमिंग ईयर्स में रहा काम, तो आप देखेंगे कि लोग वहां से मूव करना वो शुरू हो जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से एयर पोल्यूशन, जो क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है, जो इवेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो GDP है वो 18 से लेके 20%
2050 तक वो कम हो जाएगी। इस यानी क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान कमिंग ईयर्स में इफेक्ट होने वाला है। इसी तरह आपने 2022 के जो फ्लड आया था सिंध में और हमारे कुछ एरिया अफेक्ट हुए थे पाकिस्तान में, उसमें आपने 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे सिर्फ फ्लड की वजह से। और उसमें कोई 1300 के करीब लोग इस दुनिया से वो चले गए। एक सेकंड, स्पीकर फ्री का। सो अगर द नंबर ऑफ अगर आप देखें हाउस हमारे जो अफेक्ट हुए हैं मोर देन 2 मिलियन हुए थे। और 24,000 स्कूल्स हमारे डिस्ट्रॉय हुए, डैमेज हुए। हमारे जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं वो अफेक्ट हुई। 13,000 किलोमीटर रोड हमारी अफेक्ट हुई, डैमेज हुई। और एग्रीकल्चर के हवाले से हमारा वो अफेक्ट हुआ चीजें। देन अगर हम देखा जाए कि इसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन से इन्वॉल्व होंगे, वो हमारे गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व। बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलर इसमें हमें बैंकिंग को इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा टू एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। तो बैंकिंग सेक्टर हैज a two-way relation with the climate change, it would causing and being impacted by this global phenomena. Then climate change और बैंकिंग इंडस्ट्रीज और क्लाइमेट चेंज के बीच में और रिलेशन क्या होगा, जो आई हैव एक्सप्लेन दी प्रीवियस स्लाइड। सो आगे बैंक किस तरह इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह इम्पैक्ट हो रहा है इस पे। ये दो तरीकों से इम्पैक्ट कर रहे हैं, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के थ्रू। जो डेली ऑपरेशन सच एज यूज ऑफ पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किस तरह हो रहा है, थ्रू फाइनेंसिंग टू polluting industries like steel, paper, cement, chemicals and fertilizers and extra textiles, something other industries. So direct impact, how is banking industry a direct impact, वो किस तरह के आपको, एज यू नो banking industry is much consume the paper. सो इलेक्ट्रिसिटी, पाकिस्तान इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ऑफिस ज्यादा होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमारी बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी एटीएम्स ऑफ साइड और ऑन साइड मिला के ब्रांचों से भी कम है। अगर हमारे देखें 218 हमारी कैश और चेक डिपॉजिट मशीन सिर्फ 10 बैंक्स के पास। हमारे यहाँ पे 24 बैंक्स और प्लस डीएफआईज ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे 10 सिर्फ ओनली बैंक्स हैं या डीएफआईज हैं जिनके पास सिर्फ 218 सिर्फ मशीन्स हैं ये वाली। इस तरह कुछ बैंक्स हैं जो अभी तक ऑनलाइन फैसिलिटीज या इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। और इसी तरह हमारे 17 मोबाइल एटीएम्स करंटली ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, ओनली 17। या ई व्हीकल, आप जिसे कहते हो बैंकिंग ऑन व्हीकल या मोबाइल एटीएम्स जो ऑपरेट कर रही हैं, सिर्फ 17 हैं। नंबर ऑफ आप ब्रांचेस देख लीजिए और इसका आप चीजें देख लीजिए। इसी तरह आपको हमारे यहाँ पाकिस्तान में 27 मोर देन 47 मिलियन कार्ड हमारे यूज हो रहे हैं, प्लास्टिक कार्ड। जो मोस्टली जो कार्ड बने हुए हैं वो हमारे पीवीसी जो हमारी मटेरियल है उससे बने होते हैं, जो आपके अर्थ के लिए या लैंड फिल के लिए बहुत मुश्किल होता है, ये आसानी से डिस्पोज ऑफ नहीं होते। इसके अलावा डायरेक्ट इम्पैक्ट बता दिया कि जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज है वो थ्रू पेपर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटीज और अदर नेट एटीएम कार्ड और इस तरह के ऑन इम्पैक्ट के थ्रू क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जिस तरह मैंने बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री फाइनेंसिंग कर रही है टू polluting इंडस्ट्रीज को। आपके सामने कुछ डाटा है पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्रीज का, जिसमें आप देख रहे होंगे राइज हो रहा होगा। इस तरह 2017 में ग्रीन बैंकिंग गाइडलाइन इशू हुई, 2022 में आपका ESRM मैनुअल इशू हुआ,
लेकिन अभी भी इंडस्ट्री इस तरफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिस की तरफ मूव नहीं कर रही। एस सिंपल, आपको एक आपकी टी शर्ट है, उसको बनाने के लिए आपके लिए 2720 लीटर पानी आपको चाहिए होता है। लेकिन मोस्टली आपने टेक्सटाइल्स देखी होंगे, उनके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होता। वही वाटर जो जा रहा था वो आपका वेस्ट हो रहा होता, वेस्ट होके आपके रिवर्स या कनाल्स या आपके समुद्र तक वो चला जाता है जो वेस्ट, इससे आपकी मेहरीन लाइफ आपकी अफेक्ट हो रही होती है। अब मूव करते हैं स्टोरी का, डेवलपमेंट किस तरह हुई, ग्रीन बैंकिंग डेवलप, जो ग्रीन बैंकिंग का कंसेप्ट किस तरह डेवलप हुआ। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को समझना लाजमी होता है कि ये कंसेप्ट कहाँ से इनिशिएट हुआ। 1980s में आपको पता होगा हर जगह बात हो रही थी तक के EHS के बारे में, कि एनवायरनमेंट हेल्थ और सेफ्टी की बातें वो की जा रही थी। देन 90s में जाके सस्टेनेबिलिटीज की बातें होना शुरू हो गई। फिर 2010 तक या 2016-17 तक, जब तक पेरिस एग्रीमेंट और इस तरह की चीजें नहीं हुई, तब CSR की बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, CSR एक्टिविटीज की। क्योंकि कुछ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज या कुछ सेक्टर थे जो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे, लेकिन साथ साथ वो CSR एक्टिविटीज कर रहे थे। जब उनसे वो पूछा जाता था तो हमें वो रिपोर्ट में वो दिखा दिया करते थे, देखिए जी अगर हम इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हो भी रहा है तो हम CSR एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इससे हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2020 के बाद आपने देखा होगा ESG का कंसेप्ट आना शुरू हो गया। पेरिस एग्रीमेंट के बाद लोगों ने UNSDGs के बाद लोगों ने बातें करना शुरू कर दी एनवायरनमेंट के बारे में, सोशल के बारे में। लेकिन जो स्पीडअप काम हुआ वो ESGs पे वो 2020 के बाद ही स्टार्ट होना शुरू हो गया। जिस तरह बताया कि किसी भी चीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी हिस्ट्रीज को समझना पड़ेगा, ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कहाँ से। 1987 में ब्रundtland कमीशंस बना, वहां पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया। चाइना में ये फोरम हुआ था, वहां उसको डिफाइन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। देन 1991 में UNEP-FI बने, जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव को वो बैंकिंग के रेलेवेंट से ये एक बॉडी बनाई गई। फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में 92 में बनाई गई, जिसे वो CCC कहा जाता है, UNFCCC। फिर ये वो ट्रियोटो प्रोटोकॉल जो एड्रेस करते थे एडवांसेस के हवाले से। देन इक्वेटर प्रिंसिपल्स 2003 को इश्यूज हुए। फिर 2012 जो टर्निंग पॉइंट आया ग्रीन बैंकिंग या सस्टेनेबल बैंकिंग के हवाले से, वो 2012 में है, जब सस्टेनेबल बैंकिंग नेटवर्क फॉर्म हुआ और इसको बनाया गया। ये IFC की सब बॉडी है और IFC इज द बॉडी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। 2016 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ और इसमें कहा गया 1.5 डिग्री जो आपका टेम्परेचर है उसको बैलेंस, वो कम वो रखा जाएगा, उसको किसी तरह मैनेज किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने से पहले मैं आपको सस्टेनेबिलिटीज की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। इट इज एबिलिटी टू कीप डूइंग व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग व्हाइल आल्सो मेकिंग श्योर दैट यू आर नॉट कॉजिंग हार्म टू प्लैनेट। यानी आप ऐसी जो आप एक्टिविटीज करें इसको मेक श्योर करेंगे, इसकी वजह से आपका अर्थ, जो आपकी अर्थ है, इससे कोई उसको एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा, ओजोन लेयर तो इफेक्ट नहीं हो रही, आपकी जो अर्थ लाइफ है, आपकी जो ऑप्शन लाइफ है जो वो तो इफेक्ट नहीं हो रही। इसको मेक श्योर किया जाए कि हम इसको प्लानट को, अर्थ को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जिससे मैंने कहा ब्रundtland कमीशंस 1987 में डिफाइन की गई। इट इज अ development that meet the needs of present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs। यानी आप रिसोर्सिस को इस तरह ही यूज करें कि आने वाली नस्लों के लिए, आपके लिए वो रिसोर्सिस बच जाए। आपने देखा होगा कि वाटर का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि यूज कोई इतना कोई अच्छा नहीं था। गर्मियों में हम वाटर इतना जाया करते हैं, गाड़ी वॉश करने के लिए, गाड़ी हम धोने के लिए कितने लीटर गैलन हम यूज कितना गैलन वाटर हम जाया वो कर देते हैं। देन फिर आप देखें कि आपके जैसे सर्दियों के दिन आए तो आपको सुई गैस की शॉर्टेज होना शुरू हो गई।
इससे अब क्या इफेक्ट आया कि आपकी इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक कस्टमर तो आपके इफेक्ट हुए हुए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट होना शुरू हो गई। यानी मोस्टली आपकी तमाम इंडस्ट्रीज इन सर्दियों के दिनों में आके क्लोज हो जाती हैं। और मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये आपकी बेस थी कि ग्रीन बैंकिंग का कंसेप्ट बना कहाँ से और किस तरह इनिशिएट हुआ। सबसे ग्रीन बैंकिंग होती क्या है? जिस तरह पहले बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन डिफाइन हुई, उसके 3 डिमेंशंस थी, एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक। जो एनवायरनमेंट वाली डिमेंशंस है, वहां से ग्रीन बैंकिंग का या सस्टेनेबल बैंकिंग का कंसेप्ट ड्राइव हुआ। जैसे बैंकिंग सेक्टर ने इन्वायरमेंट इश्यूज को एड्रेस करना शुरू किया रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज की यूजेज और पोल्यूशन और वेस्ट के बारे में बात की, इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया बैंकिंग ऑपरेशंस में, ये फिर ग्रीन बैंकिंग की शक्ल इख्तियार कर गया। ये ग्रीन बैंकिंग का कंसेप्ट यहाँ से ड्राइव होना शुरू हो गया। ये डेफिनेशंस है, ग्रीन बैंकिंग होती क्या है? Green banking means the use of environment-friendly practice at every level, from adapting environment-friendly practice within banking organizations, also considering the environment social aspect of project while funding and investing a commercial project. आप बैंकिंग सेक्टर में हर लेवल पे ग्रीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे। आप इन टर्न ऑन ऑपरेशंस जो आपको, इसको भी ग्रीन मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप लाएंगे। देन जो मेजर पार्ट है इसका, वो फाइनेंसिंग करते हुए अपने क्लाइंट्स को आपने देखना है, इस प्रोजेक्ट को जो इस क्लाइंट्स को मैं दे रहा हूँ, फाइनेंसिंग दे रहा हूँ, इससे इन्वायरमेंट सोशल का इम्पैक्ट कितना है, वो आपने अपनी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना है। इसको असेस करना है कि ये फंडिंग देते हुए इससे इन्वायरमेंट और सोशल एस्पेक्ट कितना इफेक्ट हो रहा है, इसकी एक्टिव जो इस बिजनेस की एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट एडवर्स इम्पैक्ट कितना होगा। जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि एवरी लेवल पे आपको ग्रीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना होगा, इस तरह सबसे पहले आपको ग्रीन बैंकिंग पॉलिसी और प्रोसीजर बनाना पड़ा है, ग्रीन बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी आपको, ग्रीन ऑपरेशंस आपको कन्वर्ट नहीं करने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को आपको ग्रीन ऑपरेशंस की तरफ कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ग्रीन प्रोडक्ट एंड सर्विस वो आपको लॉन्च करे, मेरी ग्रीन प्रोडक्ट को आपको इंट्रोड्यूस करवाना होगा, ग्रीन आईटी सॉल्यूशन आपको बुलाने होंगे, ग्रीन एचआरएम आपको वो प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना होगा। यानी इट मींस तमाम जो आपकी बैंकिंग की डिवीजन्स या आपके डिपार्टमेंट है, तमाम के तमाम वो ग्रीन होंगे। इवन आपको जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ई ऑडिट, आप देखें, अब तमाम बैंकों को कह दिया गया था कि आप ई ऑडिट करें, पेपरलेस बैंकिंग, ये पेपरलेस ऑडिट वो स्टार्ट कर दे। तमाम बैंकों ने इसके सॉफ्टवेयर बना दिए, सोल्यूशन बना दिया। अब बैंक लेवल पे भी ई ऑडिट स्टार्ट हो गया है। आगे मुख्तलिफ रिसर्चर ने अपने अकॉर्डिंग टू कंट्री उन्होंने अपनी डेफिनेशन ग्रीन बैंकिंग की डिफाइन की है। जिस तरह मैंने डेफिनेशन ये एट द एवरी लेवल अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिस वाला लफ्ज यूज किया, और अपने पाकिस्तान के मुताबिक मैंने कहा ये जो फाइनेंसिंग करते हो आपको चीज़ें वो देखनी होगी। इसी तरह हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग टू कंट्री उन्होंने डेफिनेशन को डिफाइन किया। जैसे अबरेंड बैंक ऑन डायरेक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट reductions, managing environmental social risk in banks decision making process, and supporting businesses industries that have a positive impact on environment. Then also explain another researcher, it is a banking business that help in reducing external carbon emissions through financing green technology. Pollution reducing project also is common global initiative by a group of stakeholders to save the environment. Then another researcher defines green banking as it is a kind of banking conduct in selected area techniques that help in the reduction of internal carbon footprint, external carbon emissions. Carbon can reduce their carbon footprint by adopting the following measures such as paperless banking, energy consciousness, using mass transportations, green buildings, go green, safe paper, use of solar and wind energies.
Then I will be discuss of the green banking adoption in international perspective and Pakistan perspective. जिस तरह पहले मैंने कहा कि 2012 में एक नेटवर्क बना था जिसका पहले नाम था सस्टेनेबल बैंकिंग नेटवर्क, लेकिन देन फिर कुछ साल पहले 3 years बिफोर इन्होंने इस बॉडी ने अपना नाम चेंज करके सस्टेनेबल बैंकिंग फाइनेंस नेटवर्क ला दिया, यानी फाइनेंसिंग का लफ्ज भी बीच में डाल दिया इन्होंने। जिस तरह पहले का इस बॉडी का काम क्या है, ये जो नेटवर्क क्या करेगा, इट फैसिलिटेट द कलेक्टिव लर्निंग ऑफ मेंबर्स, सपोर्ट देम इन पॉलिसी डेवलपमेंट एंड रिलेटिव इनिशिएटिव टू क्रिएट ड्राइवर फॉर ग्रीन बैंकिंग अडॉप्शन इन देयर होम कंट्रीज। स्टिल नो, अभी तक एसबीएन के मेंबर 83 मेंबर्स इंस्टीट्यूशन है और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दी 65 कंट्रीज। इसका काम क्या है, इस नेटवर्क क्या ऑपरेट किस तरह करता है, ये तमाम आपकी डेवलपिंग, ये सिर्फ बनाया गया है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसका सिर्फ बैंकिंग एसोसिएशंस या सेंट्रल बैंक इसका मेंबर वो बन सकता है। इसका काम क्या है, इट मॉनिटर report the progress of our member country regarding green banking adoption on annual basis। ये एनुअल बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर करता है। देन फिर एक रिपोर्ट वो पब्लिश होती है जिसमें ये बताता है कि फलां कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिए हैं और अब इनकी पोजीशन इस लेवल पे पहुंच चुकी है। जिस तरह ये मैप है, कुछ आगे जाएंगे, ये एक कंट्रीज है, इसमें ये इसी तरह एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री कहाँ पे फॉल कर रहा है। एक होती है कमिटमेंट स्टेज, होती है एक प्रिपरेशन स्टेज, एक इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक मैच्योरिंग होता है। मैच्योरिंग में अभी तक चाइना और इंडोनेशिया ही इस स्टेज पे वो पहुंच चुका है और पाकिस्तान अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज पे है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान ने पिछले कोई 2-3 सालों में काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं सोलर फाइनेंसिंग के हवाले से, कोई काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस किया है, क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी बातें, तो पाकिस्तान ने यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ पाकिस्तान आ चुका है। इसी तरह जाने से पहले इसको देखने से पहले कि पाकिस्तान कहाँ फॉल करता है, पाकिस्तान की ग्रीन बैंकिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, इस चीज़ को समझने से पहले हमें देखना होगा साउथ एशिया में ग्रीन बैंकिंग की पोजीशन क्या है। जिस तरह बांग्लादेश सेंट्रल बैंक्स ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं। जिस तरह बांग्लादेश बैंक है, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश। इन्होंने 2011 में अपने इन्वायरमेंट रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइन इशू कर दी। देन 2011 में इन्होंने ग्रीन बैंकिंग पॉलिसी की गाइडलाइन दी। फिर 2015 में इन्होंने क्लाइमेट रिस्क फंड को एस्टेब्लिश किया। फिर ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन फंड फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, उसके लिए उन्होंने एक फंड बनाया 2016 में। फिर ESRM गाइडलाइन, पहले इन्होंने सिर्फ एनवायरमेंट रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइन इशू की, इन्होंने फिर एनवायरमेंट सोशल का लफ्ज डाल के रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन 2017 में इशू की। इन्होंने एनवायरमेंट फ्रेंडली रीफाइनेंस स्कीम को लॉन्च किया 2020 में। फिर सस्टेनेबल फाइनेंस पॉलिसी को फॉर्म किया 2020 में। इसी तरह सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ द रोड मैप, सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप को इनिशिएटिव लिया 2016 में। फिर इन्होंने सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप को वाज लॉन्च इन 2019। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका हैज इशू सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप 2022। देन हैज इशू बैंकिंग एक्ट डायरेक्शन टू बैंक्स फॉर इशूइंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल बॉन्ड। इट इज अ कैपिटल मार्केट, ग्रीन कैपिटल मार्केट में भी श्रीलंका इंटर हो चुका है। इस तरह हमारा जो हमसाया मुल्क है उसके सेंट्रल बैंक ने CSR एक्टिविटीज के हवाले से तो हमारे जो इन्होंने CSR एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया 2007 में। फिर इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जीज की स्कीम इन्होंने लॉन्च की 2015 को। फिर इन्होंने ग्रीन डिपॉजिट पे रिसेंट ही अभी कुछ बिफोर सम मंथ इन्होंने इसका फ्रेमवर्क दिया। इसी तरह पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है, इस पाकिस्तान 2015 में स्टेट बैंक बिकम मेंबर ऑफ IFC। देन
State Bank of Pakistan or IFC has a mutual conduct of the survey on the financial sector regarding environmental social risk management. Then State Bank has a issue green banking conceptual paper to create the awareness green banking among the stakeholder of the Pakistan. देन स्टेट बैंक हैज इशू दी इसमें 2016 में स्टेट बैंक ने जो रिन्यूएबल एनर्जीज की स्कीम इशू की थी, इन्होंने ग्रीन बैंकिंग या ग्रीन फाइनेंसिंग का जिक्र नहीं किया था। फिर उन्होंने 2019 में जाके ग्रीन बैंकिंग का जिक्र किया था कि इसको इसके मतलब कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए इंटरनेशनली प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, ये जो हमारे यहाँ सोलर पैनल की जो रिन्यूएबल एनर्जीज की स्कीम्स है, इसमें क्यों पाकिस्तान का ये प्रोडक्ट लॉन्च करने का पर्पस ये था कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज बहुत थी। जिस तरह पहले मैंने आपसे कहा कि हर कंट्री ने अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, जो उसका कंट्रीज का सिनेरियो, उसके मुताबिक उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की, ग्रीन बैंकिंग का अडॉप्ट किया। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने वो जिक्र किया था कि स्टेट बैंक को चाहिए इसको अंडर ग्रीन बैंकिंग या ग्रीन फाइनेंसिंग में इसको डाल दे, इससे हमारे पास फिगर्स बहुत अच्छी आ जाएगी। और हम अगर प्रोडक्ट हमारे पास ग्रीन है भी तो हम इसको अंडर ग्रीन बैंकिंग नहीं ला रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो फिर स्टेट बैंक ने 2019 में जब गाइडलाइन इनकी दोबारा स्कीम को रिवाइज किया तो उन्होंने पहली लाइन ही इसी से स्टार्ट की, अंडर ग्रीन बैंकिंग हम इसको स्कीम को ला रहे हैं। जो जो सबसे ट्रेंडिंग पॉइंट आया 2017 में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ग्रीन बैंकिंग गाइडलाइन इशू की, तो इसके बाद इस गाइडलाइन में मेंशन किया गया था कि हम विद इन ईयर, आफ्टर 1 ईयर हम नया फ्रेमवर्क देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। देन फिर कोविड-19 का मामला स्टार्ट हो गया। फिर 2022 में स्टेट बैंक ने ESRM का मैनुअल इशू किया। ये पाकिस्तान का एक रोड मैप है ग्रीन बैंकिंग, इन्होंने किस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं ये लोग। इस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिससे पहले कहा 2017 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गाइडलाइन इशू की, इन्होंने कहा था जिन द ग्रीन बैंकिंग गाइडलाइन विल रन इन द पैरेलल टू अदर गाइडलाइन सच एज अ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR गाइडलाइन के मुताबिक चलेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या था इस गाइडलाइन के इशू करने का? टू प्रमोट बैंक्स एंड DFIs फॉर ग्रीन बैंकिंग प्रैक्टिस and reduce adverse of the financial system from risk arising from the environment, and to facilitate banks and DFIs to play their role in the transformation economic in the resource efficient and climate resilient one। इस स्कोप में, इस गाइडलाइन का स्कोप क्या था? ये तमाम DFIs और बैंक्स पे एप्लीकेबल थी, और उन्होंने कहा था कि इस तमाम बैंकों को ओपन हैंड दिया था कि ये इसके मुताबिक आप इसको अडॉप्ट कर लें जो हमने आपको गाइडलाइन दी है। अगर इससे आप एक्स्ट्रा ही कोई एक्टिविटीज या इनिशिएटिव देना चाहते हैं, वो स्टेट बैंक ने कहा हम उसको वेलकम करेंगे। वो उनके लिए एक कंपैरेटिव एज या कंपैरेटिव एज होगा या कंपैरेटिव इन्वायरमेंट होगा, वो इसमें मार्केट में एज ले जाएगा। इसी तरह की इस ग्रीन बैंकिंग में थोड़ा सा आपको फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा स्लाइड्स ज़्यादा है, तो उसमें भी मेरा वो फोकस रहेगा। तो इस गाइडलाइन में इशू की बताया गया कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, बैंक किस तरह इसको ग्रीन बैंकिंग यूनिट बनाएंगे, किस तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेशन करेंगे। इसमें उन्होंने कुछ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बता दिया, फिर ऑन इम्पैक्ट रिडक्शन के बारे में गाइडलाइन दे दी, फिर ग्रीन बिजनेस फैसिलिटेशन या ग्रीन फाइनेंसिंग के हवाले से कुछ एरियाज इन्होंने डिस्कस किए। देन इन्होंने इन्वायरमेंट रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन को इशू किया। आप कह रहे होंगे जी मैं जिक्र कर आगे जो मैंने कहा था 2022 में इन्वायरमेंट सोशल रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन हो गया, वो 2022 की जो इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल है उसमें उन्होंने सोशल का लफ्ज ऐड किया है रिस्क मैनेजमेंट में। इसको इस गाइडलाइन में क्या कहा गया है कि इसमें बैंक और DFIs आर इनकरेज टू डेवलप पॉलिसी ऑन ग्रीन बैंकिंग, आल्सो डेवलप इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स आइडेंटिफाइंग द एनवायरमेंटल रिस्क, should be focus on green investment and focus on the impact of greenery on operations। और इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। किसी भी कंसेप्ट को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले उन
जो आपका रेलेवेंट स्टाफ हो या रेलेवेंट स्टेक होल्डर, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उसको इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। इसी के सिलसिले में अल-सादिक इंस्टीट्यूट ने ये आपकी वेबिनार वो रखा है ग्रीन बैंकिंग का, कि इसमें हमारे जो लोग हैं उनको भी ग्रीन बैंकिंग के बारे में अवेयरनेस आ जाए, और इसमें लोगों को काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ चुकी। 2017 और 18-19 की मैं बात करूंगा, वहाँ लोगों को ग्रीन बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। इवन जब मैं पीएचडी करने जा रहा था, 2017 की बात है, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइन भी इशू नहीं हुई थी, तो मैं वहाँ करने करने जा रहा था। लोग इस चीज़ को, ग्रीन बैंकिंग को, एग्रीकल्चर बैंकिंग को ही वो ले रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निबाफ में, आईबीपीज में और मुख्तलिफ मेरे कोलीग्स ट्रेनिंग्स दे रहे हैं इस ग्रीन बैंकिंग के हवाले से, सस्टेनेबल बैंकिंग के हवाले से और ईएसआरएम के हवाले से। अब लोगों में काफ़ी हद तक बैंक लेवल में तो आई है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में इसकी काफ़ी, लेकिन अदर स्टेक होल्डर में भी इसका इंटरेस्ट और इसकी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। ये सबसे बड़ी प्लस चीज़ है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे कोलीग्स को और हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, आईबीपी का और निबाफ का, जो इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे अल-सादिक इंस्टीट्यूट ने भी बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव लिया है, जो ग्रीन बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आज का वेबिनार रखा है। इसी तरह ग्रीन बैंकिंग स्टेट बैंक की जो गाइडलाइन है, 3 पिलर्स पे एक्सप्लेन करती है। ये इसके 3 डायमेंशंस है, इस तरह कहूँ मैं अगर। एक है ऑन इम्पैक्ट रिडक्शंस, ग्रीन बिजनेस फैसिलिटेशंस एंड एनवायरनमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि मैंने गाइडलाइन में एनवायरनमेंट रिस्क एंड सोशल नहीं किया, क्योंकि गाइडलाइन में इन्होंने एनवायरनमेंट रिस्क मैनेजमेंट को ही मेंशन किया हुआ है। इसलिए एस का मैं करवाना वो शुरू कर दिया था मैंने, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की निबाफ से और आईबीपी में। तो मैंने ये क्योंकि इंटरनेशनली तौर पे सोशल को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी जा रही थी, इन्वायरमेंट के साथ साथ सोशल को भी वेटेज, तो मैंने ट्रेनिंग्स में जिक्र करना शुरू कर दिया था कि इन्वायरमेंट सोशल रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल मौजूद है, उसको अगर कोई पढ़ना चाहे, बहुत अच्छा मैनुअल है। और सबसे बेहतरीन जो स्टेट बैंक का कंसेप्चुअल पेपर है, जो 2015 में इशू किया था उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने डेवलप किया। ग्रीन बैंकिंग गाइडलाइन बहुत अच्छी डेवलप की हुई है उन्होंने से। इस तरह मैंने 3 डिमेंशंस आपको जिक्र किया। इसमें थोड़ा सा ब्रीफली बस बताता चलूँ आपको कि ऑन इम्पैक्ट रिडक्शन होती क्या है, उसके जो टर्मिनोलॉजी से मुराद क्या है। एक है ऑन इम्पैक्ट reductions means potential re-engineering of banks and DFIs internal operations procedure with a view to reducing impact of environment and society। यानी आपने अपने बैंकिंग के, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को ग्रीन करें। यानी आप पेपरलेस बैंकिंग की तरफ जाएं, आप एटीएम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल्स कीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के लिए मेजर्स लीजिए, आप जो पेपर के हवाले से, जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अडॉप्ट कीजिए। जो इसमें आप सबसे पहले आप अपने ग्रीन ऑपरेशंस करेंगे, तो देन मैसेज टू कस्टमर अदर स्टेक होल्डर के बैंक्स कुछ ना कुछ अपना ग्रीन ऑपरेशंस भी कर रहा है, उससे वो भी, हमारे अदर स्टेक होल्डर भी इनकरेज होंगे कि हम ये बैंक इसमें इनिशिएटिव वो ले रहा है। देन इससे ऑन इम्पैक्ट फिर बिजनेस फैसिलिटेशन में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सोलर की फाइनेंसिंग है उसे अंडर ग्रीन बैंकिंग में डाल दिया, वो ग्रीन बिजनेस फैसिलिटेशंस, उससे हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो हमारे पास आ चुका है। इसी तरह अगर आप देखें, बैंक ऑफ पंजाब ने अभी रिसेंट ही ई बाइक्स इन्होंने लॉन्च की है, जो बैंक ऑफ पंजाब ने जो स्टूडेंट्स को दी जाएगी। यानी बैंक ऑफ पंजाब और अदर बैंक्स भी इस तरफ ग्रीन प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा पेश है। जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब ने जो आपके भट्टे थे उनको जिग-जैग टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छी फाइनेंसिंग की हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी। और अगर आप काफ़ी इनिशिएटिव वो ले रहे हैं, दूसरे बैंक्स भी इस तरह काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट और ग्रीन प्रोडक्ट एंड सर्विस को लॉन्च वो कर चुके हैं। इसी तरह ENS रिस्क एनवायरमेंट एंड सोशल रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? इंक्रीजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऑफ फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो। एनवायरमेंट एंड सोशल,
दोनों को ही हम किसी भी फाइनेंसिंग को किसी यूनिट को या किसी क्लाइंट को या किसी फर्म को फाइनेंसिंग करते हुए देखेंगे। इससे हम जिस फर्म को, किस यूनिट को या किसी टेक्सटाइल को, किसी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर फाइनेंसिंग करें, इससे आपको ये भी हमारा जो बैंकिंग स्टाफ होगा जो आपको इसको भी असेस करेगा कि इससे इन्वायरमेंट का इफेक्ट तो हो रहा है, साथ दिखेगा जो आपकी कम्युनिटीज हैं वो तो इफेक्ट नहीं हो रही। आया कि इसके अंदर ये भी एक होता है, आप अगर पढ़ना चाहें, आईएफसी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो 8 परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी कल को क्रेडिट ऑफिसर या हमारा आरएम जाके इसको अप्लाई करेगा उस चीज में। तो आगे जिस तरह मैंने कहा, इन्वायरमेंट सोशल रिस्क मैनेजमेंट का मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल इशू हो चुका है 2000, जो यहाँ हमारे कराची में सस्टेनेबल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 2022 में, जहाँ ये मैनुअल की लॉन्चमेंट हुई थी। वहाँ तमाम बैंक्स के सीईओज, प्रेसिडेंट और एग्जेक्टिव्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। उनकी मौजूदगी में इसको लॉन्च किया गया और तमाम बैंकों को कहा गया कि इन्होंने विद इन 3 इयर्स इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये उन्होंने ये भी बड़ा कम्प्रिहेंसिव, बड़ा अच्छा मैनुअल, इसको आप देखेंगे अगर बैंकिंग सेक्टर से लोग होंगे तो इसको लाजमी वो पढ़ना चाहिए। इस चीज को लोग इस चीज में पॉलिसीज बना रहे हैं, अपने मैनुअल बना रहे हैं, और आने वाले टाइम में तमाम हमारा बैंकिंग स्टाफ होगा फ्रंट और जो बैक साइड पे भी होगा, क्रेडिट वाले, एसएमईज वाले और हमारा ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, जो इस तमाम लोगों को अपने एग्जिस्टिंग रिस्क मैनेजमेंट में इस एनवायरनमेंट और सोशल रिस्क को भी इंटीग्रेट करना होगा, इसको भी कंसीडर करना होगा। ये इन्होंने इस मैनुअल में बताया है ये किन किन लोन पे ये अप्लाई होगा। वो रिटेल ट्रेड, माइक्रो फाइनेंस, एसएमई, कॉर्पोरेट फाइनेंस और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में इन्होंने मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड बता दिए हैं। एक होता है इस मैनुअल में अवॉइडेंस लिस्ट है, ऐसे कुछ बिजनेस हैं जिसको आप लोन नहीं करेंगे। अगर कोई एसएमईज हैं तो एसएमईज में कोई 8 के करीब उन्होंने कैटेगरीज बता दी हैं। उसमें एनवायरमेंटल एंड सोशल ड्यू डिलिजेंस होगी। एक आपको एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस भी करनी होगी रिगार्डिंग एनवायरमेंट सोशल रिस्क में। तो इसी तरह कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग पे आपको आईएफसी स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई करने होंगे, जो भी इस पे एप्लीकेबल हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा तो आप छोड़ देंगे। ये एक बहुत, इस पे एक फुल डे एक वर्कशॉप भी हो सकती है कि ये सर में ये बहुत कम्प्रिहेंसिव और डॉक्यूमेंट है। इस पे जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे तमाम लोग इस पे बात कर रहे होंगे। तमाम ईपीए भी आप देखेंगे जो मुख्तलिफ क्लाइंट होंगे हमारे, वो उस उनको कंप्लाइंट करना होगा ये एएसएम रिस्क मैनेजमेंट को भी इंटरनली। इस मैनुअल में क्या बताया गया है, इसमें ईएसआर पॉलिसीज के बारे में बताया गया है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई स्टाफ की, फिर चेकलिस्ट फॉर द इन्वायरमेंट सोशल ड्यू डिलिजेंस और सुपरविजन का बताया गया, फिर करेक्टिव एक्शन प्लान और कवेनेंट जो लगाएंगे उसको किस तरह मीट करेंगे, कवेनेंट कौन कौन से वो लग सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन इसकी क्या होगी, रिपोर्टिंग क्या होगी, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई करना होगा, फिर ग्रीन बैंकिंग मॉनिटरिंग एवेल्यूशन टेम्पलेट है जो हर बैंक क्वार्टरली बेसिस पे स्टेट बैंक को रिपोर्टिंग कर रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना शुरू कर देगी। उनकी एनुअल रिपोर्ट्स में उनकी वेबसाइट पे भी आना शुरू हो जाएगा। उनके कितने क्लाइंट्स हैं जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के रेलिवेंट और कितने क्लाइंट्स हैं जो इको फ्रेंडली हैं, सारा वो इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। कितनी फाइनेंसिंग उन्होंने की है, सारे मामला तो उसमें आने वाले हैं। 20, क्योंकि स्टेट बैंक ने 3 साल का टाइम दिया, हमारे पास 2025 तक का टाइम है। हमने ईएसएल मैनुअल को बनाना भी है, प्रोसीजर इसके डिफाइन भी करने हैं, फिर देन हम इसको इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, फिर हमने स्टेक जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस देनी है, देन हम इनसे डॉक्यूमेंट लेकर इसको इम्प्लीमेंट 2025 तक करना होगा। इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे ग्रीन बैंकिंग अडोप्शन में अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, हमारे हमें कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन से बैरियर्स हैं जो ग्रीन बैंकिंग को अडोप्ट नहीं हम कर पा रहे। अच्छा,
स्लाइड, यस एक सेकंड, स्लाइड स्टक हुई, ओके। जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और आईएफसी ने एक जिससे कहा सर्वे किया था और मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टडीज पाकिस्तान के रेलिवेंट, अगर आप देखें उन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान में नहीं पता कि इसकी ग्रीन बैंकिंग की फॉर्मल डेफिनेशंस क्या हैं। अभी तक पाकिस्तान के सिनेरियो पे अभी डेफिनेशन प्रॉपर डिफाइन नहीं हो सकी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। इसमें क्या है कि बैरियर्स क्या है कि हमारे यहाँ इनसफिशिएंट नॉलेज है रिगार्डिंग ग्रीन बैंकिंग अडॉप्शन, ग्रीन बैंकिंग को अडॉप्ट किस तरह किया जाए। हमारे यहाँ के क्लाइंट्स देखें, कुछ बैंक्स जिस तरह है, बैंक ऑफ पंजाब है, अगर कुछ कुछ लोग अगर बैंक ऑफ पंजाब में उनको पता होगा कि जिग जैग टेक्नोलॉजी को बैंक ऑफ पंजाब ने फाइनेंसिंग की, ई व्हीकल की, यानी इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं है, लॉन्च हो गई है लेकिन क्लाइंट्स को नहीं पता, कस्टमर को नहीं पता कौन सा बैंक कौन कौन सी ग्रीन सर्विस एंड प्रोडक्ट दे रहा है। यानी इंफॉर्मेशन का लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन दी स्टेक होल्डर्स। इसी तरह पाकिस्तान में लैक ऑफ ग्रीन कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग द बैंक स्टाफ, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो कंसेप्ट था बिल्कुल न्यू था कि किसी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था। और कैपेसिटी बिल्डिंग स्टाफ विद इन स्टाफ भी अगर आप देखेंगे, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम बैंकों से डाटा वो मंगवाता है कि ट्रेनिंग के हवाले से कितने लोग आपने ट्रेन किए, तो उसकी अभी तक रेशो कम है, क्योंकि अभी कंप्रीहेंसिव के तौर पे अभी उसको कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही। काफ़ी हद तक मैंने आईबीपी के और निबाफ के और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के एज ए स्पीकर टेक्सटाइल एसोसिएशन जो बुलवाते हैं गेस्ट स्पीकर और ट्रेनिंग करवाते हैं, वहाँ हद तक तो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अब ये क्या है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप जाके डिस्कस नहीं कीजिए अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, ये ग्रीन बैंकिंग ये कंसेप्ट उसी तरह ही आएगा। आप देखेंगे जिस तरह इस्लामी बैंकिंग का मॉडल या फ्रेमवर्क आया था 1980s में, तो उसको टाइम लगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो ग्रीन बैंकिंग का वो फ्रेमवर्क आएगा उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। मुझे लगता है आने वाले कमिंग 2 या 3 ईयर्स में आप देखेंगे ये फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इवन यहाँ तक में ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे पाकिस्तान में ग्रीन बैंक्स बनना शुरू हो जाएंगे। लोग, मेरी एक चीज है, जैसे डिजिटल बैंक है, हो सकता है कल को फ्यूचर में जो 5 बैंक्स हैं उसको हो सकता है वो अपने आप को ग्रीन बैंक के अंडर प्लेटफॉर्म या अंडर डोमेन ले आए, क्योंकि आईटी का दौर है, पेपरलेस बैंकिंग है और दूसरे इस तरह की चीजों इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो आने वाले टाइम में देखेंगे ग्रीन बैंकिंग के नाम से भी ग्रीन बैंक्स भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी, किसी भी कंसेप्ट को अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको वो चाहिए होती है। जब जिस तरह सोलर फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो सब्सिडीज दी, आपने देखा कि तमाम इतनी फाइनेंसिंग हुई पाकिस्तान में कि आप हर किसी का भी आप देख रहे होंगे, अगर आप अपने गली मोहल्लों में जाके इधर देखें, आपको हर छतों पे आपको सोलर वो नजर आएंगे। सोल्यूशन बड़ा अच्छा था और लोगों ने इस तरफ इन्वेस्ट नहीं हुआ। इस तरह सब्सिडीज दी, इस पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगा और लोगों ने बहुत ज्यादा इस पे इंस्टॉल किए सोलर। अगर इसी तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट रही मुख्तलिफ मामला में, जैसे ग्रीन बिल्डिंग के हवाले से, अ, अगर जिस तरह भी प्रीवियस गवर्नमेंट ने डिजिटल की तरफ उनका काफी फोकस रहा, अभी जो लास्ट वो गवर्नमेंट थी इनका कमर्शियल बिल्डिंग्स को इन्होंने कह दिया था कि आप ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स पे बनाए। ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें भी मैंने मेंशन, काफी साल पहले मैंने लिखा था। मेरा ये ख्याल था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को आप लिंक कर दें ग्रीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ, ग्रीन हाउसिंग के साथ, तो उसको आपका काफी हद तक क्लाइमेट चेंज को आप इसको मैनेज वो कर सकते थे। देन आप देखें, टाइम पूरा शॉर्ट है तो मैं बहुत जल्दी, और पाकिस्तान में देखें कोई लीडर नहीं है, कोई बैंक आपको एज ए लीडर सामने नहीं आ रहा बंदा। बैंकिंग इंडस्ट्रीज में 2 तरह की या 3 तरह की चलती है, रेगुलेटरी, इंडस्ट्री लेड और इंडस्ट्री लेड और पॉलिसी होती है। जो एक होता है रेगुलेटरी बॉडी, उसको पॉलिसीज दें, रेगुलेटरी लॉज एंड कुछ चीजें जो उससे फोर्स किया जाए को ये अडॉप्ट करें। एक होते हैं इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रीज होता है जो जिससे एक अगर बैंक कोई चीज कर रहा है तो बैंक दूसरा बैंक उसको अडॉप्ट करना शुरू शुरू कर देता है। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है।
तो उससे अडॉप्शन किसी चीज की बहुत जल्दी से हो जाए। जैसे इस्लामी बैंकिंग के हवाले से आपने देखा लोगों ने विंडोज, स्टेट बैंक ने अगर विंडोज खोले तो विंडो से इस्लामी बैंकिंग की खुलना शुरू होगी, तो ब्रांचेस खुलना शुरू होगी, देखे देखे तो कंपटीशन एक डेवलप हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ अभी ऐसा लीडर सामने नहीं आया जो ग्रीन बैंकिंग के हवाले से, जो एज अ बैंकिंग सेक्टर के ये लीडर है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम इसको फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस। दूसरी सबसे बड़ा बैरियर इसमें चीज में क्या है, वो है हाई अडॉप्शन कॉस्ट। हमने ग्रीन बैंकिंग के इनिशिएटिव अगर लेने हो, अगर ग्रीन बिल्डिंग करनी हो, अगर हमें लीड्स की सर्टिफिकेशन लेनी हो, एज की सर्टिफिकेशंस लेनी हो, ग्रीन आईटी सॉल्यूशंस को लेने हो, ये एक्सपेंसिव हैं चीजें। लेकिन ये आपको इसमें आपको हाई कॉस्ट की नहीं चाहिए होती है। लेकिन ये मेरा एक मानना है कि ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इसके बाद ये आपको पे बैक हो जाता है, विद इन 2 या 3 ईयर्स आपको पे बैक हो जाता है ये चीज। ये कुछ बैरियर्स हैं जो मैंने वो डिस्कस किए, जो पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनली तौर पे भी, पाकिस्तान में भी, जो ग्रीन बैंकिंग अडॉप्शन में चैलेंजेस हैं। इस तरह ग्रीन बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज के हवाले से कि ग्लोबल, तो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज क्या है, और पाकिस्तान में ग्रीन फाइनेंसिंग या ग्रीन बिजनेस फैसिलिटेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जिस तरह ये वर्ल्ड वाइड आप देखें सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अगर 2050 तक 3 से 10 ट्रिलियन US डॉलर चाहिए। इसी तरह UN SDG गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, कुछ लोगों को पता होगा, जो अचीव नहीं करने हैं, उसके लिए आपको 1.4 ट्रिलियन US डॉलर चाहिए 2030 तक। इसी तरह आपको पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं इसको मीट करने के लिए 65 ट्रिलियन US डॉलर चाहिए 2035 तक। एलर्जी ग्लोबल एलर्जी जनरेशंस और इस जो इसके एमिशंस टारगेट को मीट करने के लिए 79 ट्रिलियन US डॉलर चाहिए। इस तरह देखिए ग्लोबली तौर पे आपका इतना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। आप देख रहे होंगे, आप अगर आप गूगल पे जाएं तो आप देखेंगे तमाम दुनिया शिफ्ट कर रही है ग्रीन मैनेजमेंट की तरफ। इवन वो बैंकिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, आप देखेंगे कि तमाम मैनेजमेंट ग्रीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रही है। उसमें अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम आपकी क्रिएट हो रही हैं। वो अच्छा जिसमें आप देखेंगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है इस चीज में। देखिए कोप जो दुबई में कोप हुई है 28, उसमें तमाम कितने डेलीगेशंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वहां बहुत ज्यादा वो डिस्कशंस हुई इस चीज के बारे में। इसी तरह अगर पाकिस्तान में देखा जाए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कि उन्होंने 2030 तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी है उसको हमने ग्रीन की तरफ कन्वर्ट करना है 60%, 60 से 65%, यानी हमने विंड की तरफ जाना होगा या सोलर की तरफ जाना होगा। ये हमारा हमने ये इंटरनेशनली तौर पे इक्विपमेंट ये इक्विपमेंट शो की हुई है 2030 तक हम ये कर देंगे। आगे आप अगर मजीद इसके देखें 40 US डॉलर 40 मिलियन US डॉलर पोटेंशियल मौजूद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जनरेशन एनर्जी को जनरेट करने के, सोलर फाइनेंसिंग को, इस तरह के दूसरे वो जो प्रोजेक्ट आपके लॉन्च हो रहे हैं उसके लिए उनको इतनी फाइनेंसिंग चाहिए। 40 + 20 बिलियन US डॉलर एनर्जी वो ट्रांसमिशन के लिए चाहिए। ये कोई 100 के करीब 100 बिलियन के करीब आपका पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान यूएस डॉलर 100 बिलियन। अगर पाकिस्तान सिर्फ इसी चीज को ही कैप्चर कर लिया तो आप देखें कि हम 2 3 4 बिलियन के लिए इंटरनेशनली तौर पे हमें वो जाना पड़ता है, तो हमारे हम इतना ज्यादा रेवेन्यू विद इन कंट्री जनरेट वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखिए जैसे पहले मैंने कहा रिन्यूएबल एनर्जीज के हवाले 10 बिलियन की ग्रीन बिल्डिंग्स के हवाले से, ये भी एक न्यू कंसेप्ट आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि ग्रीन बिल्डिंग्स बनना शुरू होंगे, बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा किया जाए कि इसका हीट जो आ रही वो कम से कम हो, कि आपकी इससे हीट कम होगी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ही कम होगी, कि आपकी बिल्डिंग्स हीट्स वो हीट अप नहीं होगी। इसमें कोई ऐसी सनलाइट की आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि आप दिन के टाइम सनलाइट को यूज के नहीं कर सके, बजाय आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। इसी तरह इसमें 90 बिलियन का पोटेंशियल मौजूद है। इसी तरह आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाएं, 41 मोर देन 41 बिलियन का आपके पास US डॉलर
पोटेंशियल मौजूद है। हमने वो कमिटमेंट शो की हुई है कि हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2030 तक 30% करना है, और 2040 तक 90% हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ शिफ्ट करना है। इसी तरह आप देखेंगे आपको रोडों पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नजर आना शुरू होगी। जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब ने इलेक्ट्रिकल रक्षा, और क्योंकि रक्षा ज्यादा मिशंस, उसकी मिशंस पोल्यूशन ज्यादा वो करता है। जिसमें बैंक ऑफ पंजाब ने इलेक्ट्रिकल रक्षा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लॉन्च कर दिया है, और स्टूडेंट्स को अभी इनिशियल स्टेज पे अभी स्टूडेंट को 10,000 इलेक्ट्रिकल स्कूटी वो देने लगे हैं। इससे मुख्तलिफ बैंक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हमने कमर्शियल जो आपकी व्हीकल उसकी तरफ भी हमने कमिटमेंट शो की हुई है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ आप जाएंगे तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इस पे भी मैंने कोई 2020 या 21 में आर्टिकल लिखा था इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। उसमें एक अलग मैंने वो कहा था चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर समथिंग इन समथिंग। सॉलिड वेस्ट के हवाले से 6.4 बिलियन का पोटेंशियल मौजूद है। इससे वाटर कंजर्वेशन, वाटर सैनिटेशन, जिस तरह कुछ लोग लाहौर से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा बागे जना और हर जगह उन्होंने वाटर के टैंक बना लिए, जो आपका रेन वाटर उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। इससे आपने पीएचए को वहां से फिल करते हो तो देन उसको आप यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के हवाले से कुछ अगर बैंकर्स हजरात यहाँ मौजूद हैं, उनको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के हवाले से एक कहा हुआ है, इसकी रिपोर्टिंग होना शुरू हो गई है। इसके बारे में भी मैंने बिफोर 3 years बिफोर, यस, 2.5 years पहले मैंने वो लिखा था क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के हवाले से। इसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। हम एज एग्रीकल्चर करनी कंट्रीज हैं, हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें पोटेंशियल बहुत मौजूद है। फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, हम ये वाली प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए वाटर कंजर्वेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजें हम ऑर्गेनिक, आपको पता होगा ऑर्गेनिक फूड का पाकिस्तान इंटरनेशनल तौर पर बहुत बड़ी मार्केट वो बन चुकी है। लोग शिफ्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड की तरफ। तो ये इसमें आप देखें अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मई 2023 में रिपोर्टिंग को मैंडेटरी कर दिया तमाम बैंकों के लिए कि वो 1% तमाम उनका जो टोटल पोर्टफोलियो होगा उसका 1% स्मार्ट एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव, इसमें भी पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत बड़ा मौजूद है। इसी तरह एक यूएन एसडीजी 2030 जो 70 गोल्स हैं जो जी, कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए। एनी क्वेश्चंस कोई बताइए, कोई किसी का क्वेश्चंस नहीं? ओके, आसिम भाई आप कंटिन्यू करिए, लास्ट में फिर हम क्वेश्चन जी जी आंसर सेशन जो है रख लेंगे। आप कंटिन्यू जी करिए जी, प्लीज। ठीक हो गया। इस तरह यूएन एसडीजी 2030 में जिसमें 193 कंट्रीज ने 2015 में साइन किया था, ये कमिटमेंट की थी कि हम ये वाले गोल्स को अचीव करेंगे। इसमें 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, और 232 इंडिकेटर हैं जो करने। ये 17 गोल्स, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी हद तक कमिटमेंट्स की हुई है इसमें गोल्स। ये जो इसी को ही अगर पाकिस्तान फोकस करना शुरू कर दे, बैंकिंग इंडस्ट्रीज इस पे फोकस करना शुरू कर दे, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इसी तरह पाकिस्तान के पास 96 बिलियन का यूएस पोटेंशियल मौजूद है इस प्राइवेट सेक्टर में, सिर्फ इसको अचीव करने में। ये मुख्तलिफ एरियाज है, ई व्हीकल्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जीज हो गया, वाटर सैनिटेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, इस तरह वाले से। जो पंजाब गवर्नमेंट का जो आप देखेंगे जो यूएन एसडीजी 2030 का पोटेंशियल मौजूद है, वो 5,000 बिलियन हेल्थ सेक्टर में मौजूद है। आप हेल्थ सेक्टर में देखें, आप ग्रीन, एक न्यू टर्मिनोलॉजी है ग्रीन हॉस्पिटल्स के नाम से। ग्रीन हॉस्पिटल्स क्या, जो उसका वो डिपोजर होगा, वो ट्रीटमेंट प्लांट वो लगा ले, उसका जो वेस्ट है उसको करने। ग्रीन हॉस्पिटल की भी एक अलग कंसेप्ट है, इस पर कभी बात करेंगे। एक 392 बिलियन एजुकेशन सेक्टर, यानी आपके जो एजुकेशन सेक्टर में भी 392 बिलियन का आपका पोटेंशियल मौजूद है। इसको ग्रीन के साथ भी लिंक वो किया वो जा सकता है। ड्रिंकिंग वाटर में है, सैनिटेशन फैसिलिटीज में है। ये आप देखें, ये बिलियंस ऑफ रुपीस का आपके पास पोटेंशियल यूएन एसडीजीज में मौजूद है। इसी तरह अगर आप ग्रीन, हर किसी में जेहन में सवाल है कि जी ग्रीन बैंकिंग को अडॉप्ट करने में हमें क्या फायदा होगा। ग्रीन सारे बैंक अच्छे खासे चल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो रही है, सारा मामला तो हो रहा है। देखें बेशक हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर पे मैं इसको वो जिक्र करूंगा, इसके बैंक को क्या फायदा होगा। अगर अदर स्टेक होल्डर में देखेंगे, आपके
आप आज स्मोक का सीजन है, छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें इस तरफ भी जैसे बैंकिंग सेक्टर ग्रीन होगा तो उस पे दूसरी इंडस्ट्रीज को ये प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे टू अडॉप्ट ग्रीन बैंकिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बैंक के एंड पे क्या फायदा होगा, इसमें कॉस्ट कटिंग, यानी पेपरलेस की तरफ जाएंगे तो पेपर्स कम से कम आपको यूज करने होंगे, इसमें कंपेरेटिव एज होगा, आपकी ऑपरेशन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। जब आप इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम्स ऑफ साइड ज्यादा इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस करते हैं, तो लोगों की जो हमारा स्टाफ होगा इसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, रश नहीं होगा ब्रांचों में। इससे हमारे इंटरनेशनली तौर पे ग्रीन ब्रांड इमेज बन जाएगा, ये पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, और इकोनॉमिक और सोशल लेजिटिमेसी हो जाएगी, आपका मार्केट शेयर हमारा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। नेशनल लेवल पे भी अगर हमारे बैंक्स हैं तो वो मैक्सिमम शेयर्स वहां से कैप्चर वो कर सकते हैं। इंटरनेशनली तौर पे भी हम ग्रीन बॉन्ड्स और हम कैपिटल मार्केट की तरफ भी मूव वो कर सकते हैं। एक फिर एम्प्लॉयज की वो सेटिस्फेक्शन होगी, जिस तरह मैं आपसे जिक्र करता हूँ, अब मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक ऑफ पंजाब ने ई व्हीकल को लॉन्च किया, ई वो रक्षा लॉन्च किया, और ई स्कूटर को लॉन्च किया, जिग जैग टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं, ई रोजगार स्कीम्स ला रहे हैं, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के हवाले से बेहद अच्छा स्कीम्स है। इससे मैं एक वो सेटिस्फेक्शन फील कर रहा हूँ कि मेरा बैंक ऑफ पंजाब ग्रीन मैनेजमेंट के हवाले से ग्रीन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, एक वो सेटिस्फेक्शन का एक पार्ट आपका बन जाता है। इसमें आपका लीगल रिस्क कम हो जाता है, अगर कोई क्लाइंट आपका इको फ्रेंडली होगा तो कल को आपको लीगली तौर पे आपको फेस वो रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा। कल को ईपीए वगैरह बहुत एक्टिव हुआ हुआ है, कल को आपकी फैक्ट्रीज और इस तरह की वो चीजें आपकी बंद हो सकती हैं कि एनवायरनमेंट के इश्यूज हो रहे हैं। कल को आप देखें कमिंग मंथ में तमाम बैंक्स डिमांड वो करना वो शुरू कर देंगे आपसे, एनओसीस, आपके इन्वायरमेंटल इनिशियल असेसमेंट एनईक्यूज को फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा, और आपकी एम्प्लॉयज की आपकी स्टाफ की आपकी लेबर की क्या पॉलिसीज हैं, इस तरह के दूसरे मामला आना शुरू हो जाएंगे। कल को वो लेबर डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाएगा कि लेबर को चाइल्ड वो लेबर तो नहीं हो रही। इसी तरह अगर आप इको फ्रेंडली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इस तरह आजकल बैंक ट्रैक के नाम से एक एनजीओ है, वो इस मुख्तलिफ इंटरनेशनल तौर पे वो हाईलाइट कर रही होती है, जैसे शेल को किया, शेल का जी ये फॉसिल फ्यूल में बहुत ज़्यादा है, इसमें बैन भी वो कर दिया लोगों ने लीगली तौर पे किसी एक जगह पे किसी वो कंट्री में। तो इससे आपको वो रेपुटेशन भी इफेक्ट होते हैं, वो कहते हैं जी एचएसबीसी ने बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग की हुई है, एबीसी फलां बैंक ने बहुत फाइनेंसिंग की हुई है, उससे उसकी रेपुटेशन भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। क्रेडिट रिस्क आपका कम हो जाएगा, एनपीएल में आपके लोन कम हो जाएंगे, जब कस्टमर ही आपका इको फ्रेंडली हो गए चीज के सोशल मैंने सोच रहा तो वो आपका लोन भी एनपीएल में जाने के चांसेस कम से कम होंगे, इसमें आपका इन्वायरमेंट रिस्क कम से कम हो जाएगा आपका। ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा था, और थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की है कि विद इन आवर ही इसको ट्रेनिंग को ख़त्म किया जाए। तो आप किसी अगर कोई क्वेश्चंस है किसी का तो बताइए। थैंक यू आसिम, इट्स अ वंडरफुल क्या नाम है ऑनलाइन सेशन। आपने एक्सट्रीमली क्या नाम है जो है ना वो इमर्जिंग जो मॉडर्न डे टॉपिक आजकल लिटरली आपने राइटली सेट कि आजकल के जो है हम इसकी टर्म्स बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, और आई एम जी जी ग्लैड टू सी कि माशाल्लाह से आपने इसमें इतनी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं आप, और आपका इतना एक्सपोजर है, आपका इतना एक्सपीरियंस है इस हवाले से, और आपने रियली हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं और मैं खुद बजाय खुद भी जो है वो काफ़ी इससे जो है ना वो मैंने बेनिफिट जो है ना वो अवेल किया है। नाउ द फ्लोर इज ओपन, कोई भी सवाल करना चाहे तो वो कर सकते हैं डॉक्टर आसिम से। Starting, sir. Sir, I have a question. जी जी बोले। Sir, I am Izwan Ahmed from Multan. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि बैंक क्या ऐसा इकदाम कर सकते हैं कि जिससे क्लाइमेट चेंज अच्छी हो, यानी कि उस पर अच्छा असर पड़े। इसके अलावा बैंक के और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो उसको डेवलप करने चाहिए सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए। जी जी, इस तरह देखें बैंक का रोल इंटरनेशनली तौर पे तो कहा गया कि बैंकिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रीन मैनेजमेंट की तरफ लेके वो जा सकता है।
वो किस तरह के उन्होंने अपने ऑपरेशंस तो ग्रीन तो करने हैं, उसका इम्पैक्ट कम है। अगर मेरे अगर 18,000 ब्रांचेस है पाकिस्तान में, उसको मैं ग्रीन कर लूंगा, पेपरलेस हो जाऊंगा, ठीक है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो बैंक का है, जो फंडिंग के हवाले से जो फाइनेंसिंग वो दे रहा है मुख्तलिफ क्लाइंट्स को। अगर क्लाइंट्स को अगर प्रमोट कर देगा, उस पर अगर इंकरेज किया जाएगा उसको, स्टेट बैंक जिस तरह वो एक ESR मैनुअल भी ले आए हैं, कल को ग्रीन बिजनेस फैसिलिटेशन मैनुअल भी आ जाएगा। जो हमारा ESR मैनुअल आएगा, इससे हम तमाम क्लाइंट्स को इनकरेज करेंगे कि आप इन्वायरमेंट सोशल रिस्क को भी इंक्लूड करें। हम उनको लोनिंग नहीं बैंकिंग कोई भी बैंक्स उनको लोन नहीं वो रोकेगा, लेकिन उनको इनकरेज करेगा, उनको प्लान देगा, उनको कहेगा जी आप इन्वायरमेंट सोशल रिस्क को भी अपने रिस्क मैनेजमेंट वो सिस्टम है उसको इंक्लूड करें। जैसे फाइनेंसिंग देते हुए देखें कि मैं किसी टेक्सटाइल को फाइनेंसिंग दे रहा हूँ, तो उससे जो उसका वेस्ट है, जो उसका वाटर और ट्रीटमेंट प्लांट तो है या नहीं है उसका, ठीक है, वो कितना पोल्यूटिंग है, कितनी उसकी कार्बन एमिशंस है। जब मेरा RM या हम लोग जाएंगे वहां से चेक करेंगे इसकी कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा है, तो हम उस क्लाइंट्स को कहेंगे, उस टेक्सटाइल को कहेंगे जी आप बैंक से ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए फाइनेंसिंग ले रहे हैं, इसको कंट्रोल नहीं करें। कल को क्या होगा, अभी बताता चलो, चलें आपसे बात है कि आने फ्यूचर्स में यूरोपियन कंट्री के लिए तमाम कंट्रीज पे कार्बन टैक्स के लिए वो लगाने लगी है। जब हमारी टेक्सटाइल का मेजर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो मेजर उस पे है, एक्सपोर्ट पे, जब वो टैक्स वो लग जाएगा तो हमें एडिशनल कॉस्ट हमें बेयर नहीं करनी होगी। ये आने वाला है कार्बन टैक्स के नाम से। यूरोपियन कंट्रीज ने कहना है जी जो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, हम उनको हम उनको एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, हम उनको अपने मुल्क वो चीज नहीं जिस तरह चाइल्ड लेबर के हवाले से आपकी सियालकोट की फुटबॉल की इंडस्ट्रीज ही तबाह बर्बाद होगी। किस वजह से? सिर्फ ओनली एक इशू, चाइल्ड वो लेबर वहां पे थी, ठीक है। इसी तरह टैक्स आपका कार्बन टैक्स वो लग जाएगा। कल को अगर तमाम इंडस्ट्रीज को ISO 14001 की वो सर्टिफिकेशन लेनी होगी। इस तरह बैंक इस तरह वो इनको प्रमोट वो कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का ज्यादा इसमें रोल होगा। और आपने जो क्वेश्चंस किया कि किस तरह इसको क्या कहते हैं, क्या था सेकंड क्वेश्चन आप? हाँ, ग्रीन प्रोडक्ट। देखें, जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया कि मुख्तलिफ बैंक मुख्तलिफ ग्रीन प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। जिस तरह मुख्तलिफ बैंकों ने कहा जी ATM कार्ड अब तमाम क्लाइंट्स के लिए लाजमी हो गया, वो इशू वो करवाएंगे। पहले था अपनी डिस्क्रिप्शन पे था कि कोई ATM कार्ड ले या ना ले, अब का जी तमाम डिजिटल ATM कार्ड हर किसी को इशू होगा। इसी तरह ग्रीन फाइनेंसिंग के हवाले से अगर आप देखेंगे कि हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज इस तरफ जा रही है, वो डिमांड कर रही है कि हमें ग्रीन फाइनेंसिंग दी जाए, हमें ग्रीन हमने ये वाला ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, वाटर कंजर्वेशन के हवाले से, एग्री के हवाले से या सोलर के हवाले से। कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज डिमांड करी कि हमने अपने सोलर वो लगाना है, हमें वो फाइनेंसिंग वो दी जाए। कुछ सोलर टूवर जा रहे हैं, वो आपका एग्री के हवाले से सोलर पे वो लेके जा रहे हैं। कंज्यूमर आप देखें इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ वो कन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरह का बहुत ज़्यादा आपकी वो प्रोडक्ट आने वाली है। इस पे ग्रीन बिजनेस फैसिलिटेशन पे भी बहुत लंबी एक वर्कशॉप हो सकती है, एक 1 डे की। इसमें बेताशा आप देखेंगे, इसमें वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हैव अ जी क्वेश्चन। जी जी प्लीज। जी। अच्छा, इसमें आपने बात कर ली कि ग्रीन फाइनेंसिंग की तरफ बैंक किस तरह जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपने बैंकिंग के हवाले से ESG रिपोर्टिंग और इसको 1 2 3 के ऊपर कोई बात नहीं करी। इसके देखिए ऊपर भी कुछ अभी थोड़े आप से। बात, जी जी एक्चुअली ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं स्कोप 1 स्कोप 2 और स्कोप 3 की बात कर रहे हैं कार्बन एमिशंस के हवाले से। अभी पाकिस्तान में इस तरह की रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कोई भी नहीं आया। अभी इस पे काम हो रहा है ICAP और SECP और इस तरह के लोग अथॉरिटीज आपकी काम कर रही है। ये स्टैंडर्ड लेकिन एक आ चुका है, ISSB स्टैंडर्ड आ चुका है। वो कब इशू होगा ये अभी तक वो कंफर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई इस तरह का स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहा। स्कोप मिशन S1 S2 के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन S3 के बारे में जो स्कोप 3 है उसके बारे में देखें क्या बनता है। लेकिन इसके बारे में अभी पाकिस्तान में कोई स्टैंडर्ड अभी तक फॉलो नहीं हो रहा है। एक कार्बन क्रेडिट्स की मार्केट भी शायद में भी इन फ्यूचर में वो डेवलप हो जाए, लेकिन अभी यहाँ इस टाइम अभी इस तरह का कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा, कोई कार्बन मार्केट इस तरह की कोई चीज़ नहीं। बैंक्स के हवाले से क्या स्टेट बैंक कोई इनिशिएटिव ले रहा है स्टैंडर्ड्स के लिए? जैसे नहीं ऐसे अभी, SB के स्टैंडर्ड हैं वो तो इंटरनेशनल हैं, लेकिन लोकली क्या कुछ बना रहा है?
नहीं, वो अभी नहीं करेगा, अभी उस पे नहीं जाएगा। वो ISSB की जो स्टैंडर्ड्स है उसको ही फॉलो करेगा। अभी ICAP और मुख्तलिफ अथॉरिटीज की आपस में मीटिंग्स हो रही है। इन फ्यूचर में हो सकता है इस चीज में ये ग्रीन रिपोर्टिंग या वो ग्रीन वो डिस्क्लोजर इन फ्यूचर हो सकता है। अगर लॉन्च हो जाएगा तो देन वो इसको वो कर सकता है। अभी लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज नहीं है। अच्छा, अभी ओके, मीटिंग्स में अंडर अभी कंसिडरेशन है इस चीज ये वाली। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। वो क्या कहते हैं, वो TCFD और इस तरह की चीजें हो रही है, अभी नहीं हो रहा टास्क अच्छा, फोर्स वगैरह। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। प्लीज किसी और का कोई क्वेश्चंस, कोई एनी क्वेश्चन? जी। Any question? I think it's all for today. Thank you on behalf of the Al Sadiq Banking Institute. We really appreciate your contribution for the green banking in Pakistan. इंशाल्लाह आई नो कि 1 घंटे में तो इस टॉपिक को कवर करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है और इसके लिए जो है वो मल्टीपल सेशंस हमें करने होंगे। लेकिन यस, आपने जो है ना वो एक जो है ना वो जज्बा बेदार कर दिया है और एक जो है ना वो चिराग जला दिया है एक्चुअली जो है ना। तो जी जी। इंशाल्लाह जो है वो इसी को कंटिन्यू करेंगे। और मैं बजाते खुद जो है मैं बड़ा जो है ना वो सेशन को एंजॉय किया और बड़ा मालूमाती इंफॉर्मेटिव और जो है ना वो लर्निंग का था। और स्टेट बैंक के सर्कुलर्स और जैसे आपने कहा ये नॉर्मली चीज़ें आती थी हमारे पास भी, क्योंकि मैं खुद भी बैंकर हूँ और अच्छा माशाल्लाह। बेसिकली आई एम हेड ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली हम ये देखते रहते हैं और चीज़ें जो है ना हम इम्प्लीमेंट भी करते रहते हैं इस तरह की डिजिटलाइजेशन करते हैं। लेकिन मे बी शायद हमें इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी जिस तरह से आपने जो है ना इसको नाइसली जो है ना वो एक्सप्लेन किया कि जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसके क्या हैं और किस तरह से बैंक जो है कितनी अपॉर्चुनिटीज और इसमें इन्वेस्टमेंट्स की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज हैं। सही तो और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और इस पर वर्किंग करना चाहिए इंशाल्लाह। ये जो है इसका सिलसिला हम जारी आप कहाँ रखेंगे होते हैं? और नहीं, अली इंशाल्लाह साहब फिर आप आपको कहाँ एक होते दफ़ा हैं? फिर जो है ना इसके लिए जो है वो रुजू करेंगे। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफ़िज़। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।